नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। लगातार चुनावगढ़ से अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव की बात करेंगे और बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं, इसके बाद इस पर हम आगे और अपडेट देंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। तमाम पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। हालांकि अभी तक सभी जगह से सुचारू रूप से मतदान प्रक्रिया चलने की खबर सामने आ रही है। बूथ पर मौजूद अधिकारियों ने पीपीई किट पहनी हुई है। कोरोना काल के बीच में हरियाणा में ये पहला बड़ौदा का उपचुनाव हो रहा है, जहां पर तमाम पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। वोटिंग के दौरान कोविड नियमों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बूथ पर मौजूद अधिकारियों ने पीपीई किट पहनी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वहां पर घेरे बनाए गए हैं और साथ ही लोगों का टेम्परेचर चेक हो रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग उनकी हो रही है, हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद पोलिंग बूथ के अंदर जाकर वो वोट डाल पा रहे हैं। और 280 पोलिंग बूथ इस बार स्पेशली इसलिए बनाए गए हैं ताकि एक बूथ पर ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो सके। यहाँ तक कि 1 घंटे का समय भी बढ़ाया है शाम को। और हालांकि 544 लोग जो कि बैलेट पेपर से उनको मतदान करना था, वो पहले ही अपना मतदान कर चुके हैं। आज ईवीएम मशीन द्वारा मतदान हो रहा है और सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। कुछ जगहों से जो है थोड़ी बहुत ईवीएम में खराबी की खबर सामने आई थी। हालांकि वहां पर तुरंत ही ईवीएम मशीनों को बदल दिया गया। दोबारा से वहां पर भी प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। पोलिंग बूथ नंबर 123 पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई थी। हालांकि तुरंत बाद अधिकारियों ने वहां पर ईवीएम मशीन को बदल दिया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार अपडेट के साथ सीधी तस्वीरें भी बड़ौदा से आप तक पहुंचा रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किए हुए दिखाई दे रहे हैं और जो भी पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, पहले उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग हो रही है, उनके टेम्परेचर को चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही लोग पोलिंग बूथ के अंदर जाकर मतदान कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं चुनावगढ़ से, जहां पर लोग सुबह से ही भारी उत्साह के साथ पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। आज वो अहम दिन जब सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। हालांकि 14 उम्मीदवार हैं इस एक उपचुनाव एक सीट पर, लेकिन मुकाबला यहां पर कड़ा मुकाबला, मुख्य मुकाबला अगर हम देखें तो 2 पार्टियों के बीच में जेजेपी और बीजेपी जेजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां पर कड़ा मुकाबला है। मुख्यमंत्री इस सीट को जीतना चाहते हैं, यहां पर पहली बार कमल खिलाना चाहते हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा से इस गढ़ को बचाना चाहते हैं। दंगल में कौन कौन उम्मीदवार हैं, एक नजर उस पर डालते हैं। कांग्रेस के इंदुराज नरवाल, बीजेपी के योगेश्वर दत्त, इनेलो के जोगेंद्र मलिक, दोनों ही कैंडिडेट दोबारा से रिपीट है। केवल कांग्रेस ने यहां पर इंदुराज नरवाल को टिकट दिया है, नया प्रत्याशी मैदान में उतारा है। अब नया प्रत्याशी जीत पाएगा या नहीं ये देखना होगा, लेकिन इससे पहले कृष्ण हुड्डा यहां से लगातार 3 बार जीते। 2014 में 41% वोट उनको मिला और जीत हासिल की। और दूसरे नंबर पर कपूर सिंह नरवाल इनेलो की तरफ से लड़े थे, हार गए थे। हालांकि दूसरे नंबर पर रहे थे, 37% वोट उन्हें मिले थे। हालांकि इस बार भी टिकट के दावेदार थे, टिकट नहीं भी मिला था तो उसके बाद निर्दलीय तौर पर नामांकन भी दाखिल किया था, लेकिन कांग्रेस के मनाने के बाद वो अपना नामांकन वापस ले बैठे। बीजेपी की तरफ से बलजीत सिंह मलिक थे जो कि हार गए थे, 7% वोट मिला था। तो यहाँ पर बीजेपी का पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो वोट प्रतिशत 2019 में काफी हद तक बढ़ा। योगेश्वर दत्त को यहाँ से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था। योगेश्वर दत्त दूसरे नंबर पर रहे थे और इस बार ये माना जा रहा है कि दूसरे नंबर से वो पहले नंबर पर पहुंच सके, इसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत यहाँ पर लगाई। स्टार प्रचारक के तौर पर हरियाणा के तमाम बड़े सांसद मंत्री यहाँ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। लेकिन अब कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर को यहाँ पर आगे रखा है और जातीय आधार पर, उसी आधार पर समीकरण यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से देखे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि कपूर नरवाल को बैठाया गया और उनका समर्थन लिया गया। इसके अलावा इनेलो की बात करें तो इनेलो से जोगेंद्र मलिक ही 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी उनको ही इनेलो ने यहां से प्रत्याशी बनाया है। और हालांकि इस बार इनेलो का वोट प्रतिशत जरूर बढ़ सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला ने इस बार बड़ौदा उपचुनाव में चुनाव प्रचार किया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर वोटर जो है
ओम प्रकाश चौटाला से प्रभावित भी है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था बड़ौदा में जिस वक्त ताऊ देवीलाल का काफी वर्चस्व यहाँ पर रहा है, लोग काफी प्रभावित होते थे और कहीं ना कहीं वजह यही थी कि कांग्रेस से पहले ये इनेलो का गढ़ रही है सीट और यहाँ पर जाट बहुल ये इलाका है। जाट वोटर की अगर हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर सारा समीकरण जनसंख्या के हिसाब से ही है और यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल मतदाता 1,78,250 जो कि अपने मत का इस्तेमाल आज कर रहे हैं। जाट मतदाताओं की बात करें तो 94,000 यहाँ पर जाट मतदाता है जो कि काफी संख्या में है। जाट बहुल इलाका ये है और यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी भी जाट है, इनेलो का प्रत्याशी भी जाट है, लेकिन बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जाट कैंडिडेट नहीं उतारा गया है, नॉन जाट कैंडिडेट यहाँ पर बीजेपी का है। और यहाँ पर अगर ब्राह्मण की हम बात करें तो 21,000 यहाँ पर ब्राह्मण वोटर हैं, एससी 29,000 हैं, ओबीसी 25,000 वोटर यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर क्योंकि खुद कहीं ना कहीं योगेश्वर दत्त जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जब जनता के बीच पहुंचे तो वो बार बार ये कह रहे थे कि हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हम जाति के नाम पर। खुद योगेश्वर दत्त ने कहा था कि जब मैं खेलता हूं तो देश के लिए खेलता हूं, वहां कोई मेरी जाति धर्म मुझसे नहीं पूछता। लेकिन राजनीति के इस दंगल में कहीं ना कहीं ये हावी है, इसलिए योगेश्वर दत्त बार बार इस चीज को कह रहे थे कि हम काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हम जीतेंगे तो हम काम करवाएंगे। और इस पर मेरे साथ बड़ौदा से, चुनावगढ़ से सीधा जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अरुण शर्मा। अरुण शर्मा, आज अहम दिन, उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है और अभी तक की बात करें तो कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है बड़ौदा से? देखिए, उम्मीदवारों की किस्मत आज कैद हो रही है और अब से कुछ देर पहले योगेश्वर दत्त ने अपना वोट जो है वो डाला था गाँव भैंसवालपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, उस स्कूल में उनका पोलिंग नंबर 200 जहाँ पर वो पहुंचे थे और अपना वोट उन्होंने डाला था। उसी दौरान एक बड़ी दिलचस्प घटना भी हुई। अक्सर ऐसा हम देखते हैं चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह की घटनाएं हुई, दरअसल पहले एक बार अभी वहाँ पर जो है परमिशन होती है तो इस दौरान नरवाल वहाँ पर पहुंचे थे और जैसे ही वो निकले थे तभी वहाँ पर पहुंचे लगे और इस तरीके की एक बड़ी बात उधर टर्नआउट की बात करें इस बारे में अभी से 10 बजे। अरुण जी, रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, हम इस दिक्कत को दूर करेंगे, वापस लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर मेरे सहयोगी भी यही जानकारी दे रहे थे जो हम आपको पहले दे चुके हैं कि जिस वक्त योगेश्वर दत्त अपना वोट कास्ट करने पहुंचे थे और उसी दौरान कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल भी वहां पर पहुंचे थे और दोनों ने अपना वोट भी डाला, दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी हुए और ऐसे में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर अभिवादन किया। तो कहीं ना कहीं भाईचारे का संदेश तो उन्होंने दिया ही है और साथ ही साथ लोगों को भी समझने की जरूरत है और लोकतंत्र में वोट डालना काफी अहम है, हर किसी का अधिकार होता है। तो खबर फास्ट भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि बड़ौदा के हल्के से अगर आप हैं तो आप भी जाकर अपना वोट जरूर डालिए। और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि पूरे कोरोना काल के बीच में हरियाणा में ये पहला उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं, तमाम इंतजाम वहां पर ऐसे किए गए हैं कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन हो, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। लोग पोलिंग बूथों पर मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं, वहां पर भी उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। और साथ ही साथ आज सबसे अहम दिन, जब 14 उम्मीदवार जो कि चुनाव मैदान में हैं उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा उस वक्त ये देखना होगा कि आखिर बड़ौदा का चुनावगढ़ किसने जीता है। अरुण मेरे साथ एक बार फिर से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरुण, क्या अपडेट मिल पा रही है फिलहाल? प्रीति, अपना सवाल दोहराएंगी? जी, अपडेट जानना चाहेंगे फिलहाल अब तक कि कितने प्रतिशत वोट हो चुका है, क्योंकि 10:12 का समय हो गया। अभी हम लोग वही प्रीति जो है वो चीजें चेक कर रहे हैं कि अभी किस तरीके से वोटर्स टर्नआउट हो चुका है, लेकिन एग्जैक्ट डेटा तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन एक चीज जरूर मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर, वहाँ उनको देखकर लगता है कि ये जो है इस बार रिकॉर्ड जो वोटिंग परसेंटेज यहाँ से हो सकता है वो होने वाला है, क्योंकि 69.88 के करीब जो है पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। उसके बाद जो है वो चुनाव प्रतिशत जो है वो करीब 10% तक बढ़ सकता है, ऐसा चुनाव आयोग ने भी उम्मीद जताई थी और ऐसी ही उम्मीद कहीं ना कहीं आम लोग और ग्रामीण और इसके अलावा जो नेता है वो भी जता रहे हैं।
कि करीब 10% तक जो है वोटर्स टर्नआउट जो है वो बढ़ सकता है। अभी फिलहाल जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर, एक उत्साह जरूर है लोगों में और पूरे उत्साह का माहौल है। लोग काफी उत्साहित हैं चुनाव को लेकर। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट जिस तरीके से उत्साहित हैं, ठीक इसी तरीके से वोटर्स भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वोटर्स टर्नआउट की बात करें तो मैं अभी फिलहाल तो कोई एग्जैक्ट आपको डेटा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ देर के बाद जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक डेटा हम लोगों के पास आएगा, हम आपको वो डेटा जरूर प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा मैं इस पर आपको जानकारी बताऊं कि तमाम गाँव में किसी गाँव में सारी ये वोटिंग है, कोई भी शहर कस्बा विधानसभा हल्के में नहीं है। इसी मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की आप बात करें तो आप जिस तरीके से देख सकते हैं, पूरा पुलिस का और अधिकारियों का पूरा काफिला जो है हमारे पीछे से गुजर रहा है और ये पीछे नाका जो है हर जगह पर लगाया गया है। पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, सुरक्षाकर्मी पूरे तरीके से मुस्तैद है। और एक चीज का जिसका जिक्र मैं कर रहा था प्रीति, वो ये है कि काफी जगहों पर काफी छोटी छोटी दिक्कतों की जानकारी जो मिल रही थी, क्योंकि उसमें दिक्कतें इस तरीके से भी जी अरुण, लौटूंगी आपके पास वापस। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पहले वो दर्शकों को बता दें, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी। बड़ौदा उपचुनाव पर चुनाव आयोग पूरी तरीके से सजग है। चंडीगढ़ में इलेक्शन कमीशन के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल्स की भी मॉनिटरिंग हो रही है। बड़ौदा उपचुनाव पर चुनाव आयोग पूरी तरीके से सजग दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ में चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी चुनाव प्रक्रिया की। साथ ही तमाम मीडिया चैनल्स पर भी नजर रखी जा रही है कि आखिर मीडिया चैनल्स क्या चला रहे हैं। तो ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से सतर्क है, क्योंकि कोरोना काल के बीच में ये चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी और ज्यादा महत्वपूर्ण और बढ़ जाती है कि मॉनिटरिंग करनी है ताकि कहीं पर कोई चूक ना हो और जो गाइडलाइन है उसका लोग पूरी तरीके से पालन करें। अरुण जी, जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से सतर्क दिख रहा है, सजग है, चंडीगढ़ में मॉनिटरिंग पूरी प्रक्रिया पर की जा रही है, क्या ये माना जाए कि कोरोना काल के बीच में ये चुनाव हो रहे हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा अहम भूमिका यहाँ पर चुनाव आयोग की और बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की हो जाती है कि ये सुचारू रूप से हो और कोई भी दिक्कत ना हो? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों को अगर आप देखें तो बहुत सारी शिकायतें ठीक एक दिन पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी, जिसमें काफी कुछ जो असंवैधानिक जो काम है वो और चुनाव आचार संहिता जो है वो तोड़ने वाली चीजें वो सामने आ रही थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी शिकायतें दर्ज कराई गई थी। तमाम पोलिंग बूथ के आसपास कुछ असामाजिक कुछ घटनाएं न हो, इसको लेकर पहले से ही पार्टियां सतर्क है। लेकिन चुनाव आयोग, जैसा आपने बताया, और जिस तरीके से चंडीगढ़ में चुनाव आयोग जो है पूरी मॉनिटरिंग जो है कर रहा है, वो टीवी चैनल की भी मॉनिटरिंग हो रही है। इसके अलावा लोग सोशल मीडिया पर क्या अपडेट कर रहे हैं उसकी भी मॉनिटरिंग हो रही है और इसके जरिए ये समझने की और ये नजर रखने की कोशिश है कि कहीं पर कोई भी गड़बड़ किसी तरीके से ना हो। और इसीलिए जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि हम योगेश्वर दत्त के पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे थोड़ी देर पहले, तो वहां पर भी योगेश्वर दत्त से हमारी जब बात हुई तो वो भी कह रहे थे कि हर तरीके से जो है व्यवस्था सुचारू है। इंदुराज नरवाल ने भी यही कहा कि वो व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, व्यवस्थाएं सुचारू हैं। उसी के कुछ ही देर के बाद जो है वो चुनाव आयुक्त जो यहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी लगी है जिन अधिकारियों की, उनको भी हमने उनसे भी सवाल जब पूछा तो उन्होंने भी ये कैमरा के सामने तो आकर नहीं बोले, लेकिन हाँ उन्होंने इतना जरूर कहा कि हर जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं से भी गड़बड़ की शिकायत मिलती है तो वो वहाँ तुरंत पहुंचते हैं और हर जगह पर चुनाव सुचारू होता रहे इसकी भी पूरी जो है कोशिश की जा रही है। इसके अलावा प्रीति में एक चीज और आपको बताऊं कि हर जगह पर क्योंकि इस बार कोविड के बाद ये चुनाव हो रहा है बिहार में और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीट पर, बड़ौदा विधानसभा पर, तो कोविड के जितने भी नियम है, जितने भी अनुपालना जिन नियमों की करनी है, जो गाइडलाइंस हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ही चुनाव आयोग ये पूरा चुनाव करवा रहा है। हर जगह पर पोलिंग बूथ के बाहर पीपीई किट में कर्मचारी मौजूद हैं जो जितने भी वोटर्स आ रहे हैं उन्हें ग्लव्स दे रहे हैं और एक मास्क दे रहे हैं, उनके हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं, उसके बाद ही वो
पोलिंग बूथ जी बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बड़ौदा के गांव बुटाना से हमारे संवाददाता राम सीमार लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। राम सीमार, बुटाना की अगर हम बात करें तो यहाँ से फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है, कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है अब तक? देखिए प्रीति, जिस प्रकार से लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ रहा है तो उसी तरफ से गांव के जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। दूसरा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए जो सुबह के जो कार्य होते हैं खेतों के और पशुओं के जो कार्य होते हैं उनमें ज्यादा व्यस्तता होती है, और व्यस्तता के चलते कहीं ना कहीं लोग इतना जल्दी घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अब करीबन 2 से ढाई घंटे होने को हैं और करीबन अब लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, और कहीं ना कहीं जो संख्या है उससे पहले की बजाय काफी बढ़ोतरी हुई है। और अगर बात करें तो अभी टोटल जो ओवरऑल बड़ौदा की है करीबन 13% जो है वो मतदान हो चुका है। हालांकि लगातार ये प्रतिशत है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर बुटाना की अगर बात करें तो बुटाना गांव के अंदर 3 जगह वोटिंग प्रक्रिया है वो कराई जा रही है, क्योंकि 3 बूथ हैं और 3 अलग अलग जगह पर यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया चालू है। 2 जनरल हैं, एक SC/BC का है। तो यहाँ पर फिलहाल हम जनरल बूथ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है सुबह हालांकि जो लगातार जो वोटर हैं वो लगातार आ रहे हैं, बुजुर्ग दिव्यांग है, तमाम प्रकार के जो वोटर हैं वो यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो बुजुर्गों के लिए है या फिर जो चलने में असमर्थ है या फिर दिव्यांग कोई है उसके लिए भी व्हील चेयर का इंतजाम जो है वो किया गया है। और कोविड महामारी के दौरान जिस प्रकार से चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव कराया जा रहा है, तो ऐसे में एहतियातन के तौर पर काफी एहतियात जो है यहाँ बरती जा रही है। अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं, जो कोविड-19 के तहत जो मामला अलग अलग महामारी जो चल रही है, महामारी के चलते जो चुनाव कराया जा रहा है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रक्रिया से होकर वोटर को गुजरना पड़ता है। सर्वप्रथम जो है वोटर जब पहुंचता है तो उसको सोशल डिस्टेंस का पालन करना होता है, वो गोल घेरे के अंदर उसको खड़ा किया जाता है। उसके बाद उसके मुखमंडल पर अगर मास्क नहीं है तो मास्क उसको प्रोवाइड कराया जाता है। उसके बाद उसके हैंड सैनिटाइजर कराए जाते हैं। उसके बाद उसको ग्लव्स दिए जाते हैं और ग्लव्स के बाद भी उसको हैंड सैनिटाइजर जो है वो कराया जाता है। और उसके बाद की प्रक्रिया के बाद ही उसको वोटिंग के अंदर जो EVM मशीन लगी हुई है वहां भेजा जाता है। उसके बाद ही ये सारी प्रक्रिया होकर गुजरने के बाद ही बाहर आया जाता है। कुल मिलाकर ये कहे जाए कि इस बार जो है विशेष रूप से चुनाव आयोग ने कोविड महामारी के चलते विशेष व्यवस्था की है। हालांकि चुनावी इलेक्शन जब प्रचार की अगर बात करें तो उस दौरान जो कोरोना महामारी के दौरान है इस प्रकार की हिदायतें और उनकी पालना जो है वो नहीं देखने को मिली। लगातार जो सोशल बिल्कुल यहाँ पर यही सवाल मेरे मन में भी उठा था कि हमने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया, लेकिन आज क्योंकि चुनाव आयोग निगरानी भी कर रहा है और कहीं ना कहीं वैसी व्यवस्था की गई है इसलिए लोग आज पालन भी कर रहे हैं। अरुण जी, आपका रुख करना चाहूंगी, अगर आपकी किसी मतदाता से पहले सुबह से बात हुई हो, क्या लोगों के मन में चल रहा है, क्या मुद्दों को अहमियत लोग दे रहे हैं, या यहाँ पर जो पहले जिस तरीके से हमने कई बार बात की कि यहाँ पर जातीय फैक्टर ही काफी अहम है, या कहीं ना कहीं लोगों के जहन में मुद्दे भी हैं कि हाँ हमारे जो मुद्दे हैं उनको जहन में लेकर हम आज वोट करने जा रहे हैं? देखिए प्रीति, ये एक बड़ा ऐसा सवाल है जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ मुद्दों पर वोट मिलेगा कि यहाँ नाम पर वोट मिलेगा, चेहरे पर वोट मिलेगा। इसी की कोशिश में हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि मुद्दों की बात कम थी, चेहरे की बात ज्यादा थी, नाम की बात ज्यादा थी। दोनों ही तरफ से इस तरीके की बातें की जा रही थी जिसमें एक दूसरे के चेहरे को अपने नुमाइंदे को छोटा या हल्का बताने की कोशिश हो रही थी, और दोनों ही तरफ से एक दूसरे को डिफेंड भी, खुद अपने आप को डिफेंड भी हम करते हुए देख रहे थे। लेकिन एक चीज जो दिख रही थी वो ये कि मुद्दे गौण थे। और आज भी जब हमारी वोटर से बात हुई है तो उनसे बात करके जो बात समझ आई उसमें यही कि मुद्दे कहीं ना कहीं जो है वो गौण है। और जो जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता मुद्दों को अब भी कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर, पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया है बड़ौदा उपचुनाव पर। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि बड़ौदा उपचुनाव बहुत अहम है, प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा इससे बदलेगी। तो पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ट्वीट जिसमें उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव को बहुत अहम बताया है, और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि प्रदेश की राजनीति की
दशा और दिशा ये चुनाव बदलेगा। हालांकि इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा चुनाव प्रचार के दौरान लगातार ये बात बार बार कह रहे थे, लेकिन आज चुनाव वाले दिन, वोटिंग वाले दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ट्वीट करके ये बात कह दी कि आज का चुनाव राजनीति की दिशा और दशा बदलेगा। आज का चुनाव काफी अहम है, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब कहने लग गए हैं। दीपेंद्र तो बहुत पहले से चुनाव प्रचार के दौरान ही कह रहे थे। हालांकि सत्ता पक्ष का ये मानना है कि एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारी सरकार जैसे चल रही थी उसी तरीके से आगे भी 4 साल हमारी सरकार चलेगी। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर बार बार ये दावा कर रही है कि ये सीट अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो वो सरकार को अल्पमत में लेकर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं महम का वो यहाँ पर बार बार उदाहरण देते हुए दिखाई दिया। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आज ट्वीट करके ये साफ कर दिया कि उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, हरियाणा की राजनीति की दशा बदलेगी। क्या कुछ कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। बड़ौदा का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, हरियाणा की राजनीति में एक नई दिशा और दशा देगा। मेरा सभी भाइयों और बहनों से जो बड़ौदा से बाहर रहते हैं उनसे भी, और जो बड़ौदा हल्के में भी है, कि सब अपने मतदान का प्रयोग करें और बाहर वाले भी अपने गांव में जाके वोट डालें और कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज जी को कामयाब करें। तो सुना आपने यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये चुनाव बहुत अहम है और साथ ही साथ उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए भी एक बार फिर से आज के दिन भी वोटों की अपील कर डाली। तो फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन बड़ौदा से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। देखते रहिए खबर फास्ट।